हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जुडिशरी पॉइंट, अ पार्ट ऑफ क्लैट फंड। सो आज की वीडियो में जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो उन बच्चों के लिए यूजफुल है जो कि यूपी एपीओ 2024 की तैयारी कर रहे हैं या फिर आने वाले समय में वो कभी फ्यूचर में यूपी एपीओ देंगे। तो ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल है कि एपीओ में कौन कौन से पेपर्स होते हैं, प्री में कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मेंस में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं, इंटरव्यू कैसे क्लियर करना है, स्ट्रैटेजी क्या होगी। सबसे मेन तो इंपॉर्टेंट तो स्ट्रैटेजी होती है ना, कि अगर आपको कोई पेपर क्लियर करना है तो प्रॉपर स्ट्रैटेजी से आपको आगे बढ़ना है। तो स्ट्रैटेजी क्या क्या होगी, सोर्सेज आपको कहाँ से पढ़ना है, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे ताकि आपको ये पेपर क्रैक करने में ईजी हो। तो चलिए लेट्स बिगिन। तो सबसे पहला, अगर आप कोई पेपर देने जा रहे हो, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो सबसे पहली चीज आपके दिमाग में क्या आती है कि क्या हम इस पेपर के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं है। इस पेपर की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो एपीओ के लिए, यूपी एपीओ के लिए जो मिनिमम एज आपकी होनी चाहिए वो है 21 ईयर्स एंड जो मैक्सिमम एज है वो है 40 ईयर्स। तो अगर आपको पेपर देना है तो कम से कम आप 21 साल का होना जरूरी है आपका, और मैक्सिमम आपकी जो एज है वो है 40 ईयर्स। तो ये रहा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। नेक्स्ट देखते हैं कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए आपकी। तो जो क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए, आपके पास एक लॉ की डिग्री होनी चाहिए और फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है, कहाँ से रिकॉग्नाइज, इसको बार काउंसिल रिकॉग्नाइज्ड किया हो, उस रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए, चाहे वो लॉ ऑनर्स है या फिर 3 साल वाला लॉ है, बट आपके पास लॉ की डिग्री होना मैंडेटरी है। बिना लॉ की डिग्री किए हुए आपको यूपी एपीओ का पेपर नहीं देने दिया जाएगा। तो आपकी एज कितनी होनी चाहिए, मिनिमम 21, मैक्सिमम 40। ठीक है, आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए, वो भी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अब चलिए आइए देखते हैं कि जो एपीओ है उनकी स्टेजेस कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला है प्री, दूसरा मेंस और तीसरा इंटरव्यू। अब प्री में क्या होता है, प्री में आपके पास एक क्वेश्चन रहेंगे, उसके 4 ऑप्शंस दिए रहेंगे, उसमें से जो सही आंसर आपको टिक करना रहेगा। मेंस में क्या होता है, आपके पास एक क्वेश्चन दिया रहेगा और उसको आपको आंसर लिखना पड़ेगा। ठीक है, इंटरव्यू में क्या होगा, आपको फेस टू फेस बैठ के आपकी नॉलेज को चेक की जाएगी, आपकी पर्सनालिटीज देखी जाएगी, इंटेलेक्चुअल जो आपका वो देखा जाएगा। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका देखा जाएगा, कैरेक्टर देखा जाएगा। तो ये सारी चीजें आपकी इंटरव्यू में देखा जाएगा। अब देखिए, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि नहीं, ये 3 स्टेजेस जो हैं उसको आखिरकार बांटने का मोटो क्या है आपका। कुछ तो होगा ना, प्री में पेपर ले रहे हैं तो क्यों प्री का पेपर ले रहे हैं, मेंस पेपर ले रहे हैं तो क्यों भाई मेंस का पेपर क्यों ले रहे हैं। तो देखिए, एक सिंपल सा इसका ट्रिक ये है कि अगर आप प्री का पेपर दे रहे हो तो उसमें एग्जामिनर क्या चाहता है, वो ये जज करता है कि आपको सेक्शंस याद है कि नहीं याद है, चैप्टर्स याद है कि नहीं याद है। मतलब छोटे छोटे क्वेश्चंस जो होते हैं वो प्री में पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस इजी रहते हैं, बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं होता है कि नहीं कितना टफ क्वेश्चन पूछ लिया, नहीं, पेपर ईजी रहता है प्री का। ठीक है, तो प्री में जो एग्जामिनर है वो आपको क्या जज करता है कि क्या आपको सेक्शंस याद है कि नहीं याद है, चैप्टर याद है कि नहीं याद है, केस लॉ याद है कि नहीं याद है, जो मेजर टर्म्स हैं वो आपको पता है कि नहीं पता है। इसीलिए जो प्री में जो क्वेश्चंस आते हैं वो सेक्शन बेस्ड ज़्यादा होते हैं, चैप्टर बेस्ड ज़्यादा होते हैं। ठीक है, केस लॉ बेस्ड ज़्यादा होते हैं। ठीक, उसी जगह जो मेंस के एग्जाम में एग्जामिनर आपसे क्या चेक करना चाहता है, वो सेक्शन आपका प्री में चेक कर चुका है कि आपको सेक्शन आता है, चैप्टर आता है, तभी आपने प्री क्वालिफाई किया है। ठीक, अब मेंस में वो क्या जज करना चाहता है कि आपको जो लॉ, जो कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर है कि नहीं क्लियर है। ठीक है, आपको लिखना आता है कि नहीं आता है। ठीक है, तो मेंस में वो क्या चेक करना चाहता है, आपका कॉन्सेप्ट। इसीलिए वो जो मेंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मर्डर क्या होता है, थेफ्ट क्या होता है, रॉबरी क्या होता है। ठीक है, सेक्शन वो आपसे प्री में पूछ चुका होता है, इसीलिए सेक्शन का ज्यादा लोड मेंस में नहीं होता है। मेंस में किसका होता है, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं, एसेंशियल फीचर्स पता है कि नहीं पता है, केस लॉज पता है कि नहीं पता है, इलस्ट्रेशन पता है कि नहीं पता है।
तो ये उनका जो मेन मोटो होता है मेंस एग्जाम का, ये होता है। और इंटरव्यू में क्या देखते हैं, इंटरव्यू में ये देखते हैं कि आपका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कैसा है, प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसा है, नॉलेज ऑफ लॉ कैसा है, बोलने का तरीका कैसा है आपका, आपके पास कॉन्फिडेंस है कि नहीं। बहुत बच्चे होते हैं जो भाई प्री क्लियर कर लेते हैं, लिख भी अच्छे से लेते हैं, लेकिन उनके पास बोलने के कॉन्फिडेंस नहीं होता है। तो वो कॉन्फिडेंस आपके पास है कि नहीं है, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना तेज है, आपके पास कोई केस दिया जाएगा तो आप उसको सॉल्व कर लोगे कि नहीं कर लोगे। तो ये सारी चीजें इंटरव्यू में देखा जाता है। तो अगर 3 स्टेज है तो उसका मेन कॉन्सेप्ट ही यही है कि प्री में आपके जो सेक्शन चैप्टर ये सारे जज हो जाए, मेंस में आपके जो कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है वो पता चल जाए, और इंटरव्यू में आपकी जो ओवरऑल पर्सनालिटी कैसे है वो एग्जामिनर को पता चल पाए। इसीलिए इस पेपर को 3 स्टेज पेपर में किया गया है, दैट इज प्री, मेंस एंड इंटरव्यू। अब चलिए आइए देखते हैं हम लोग कि प्री में कितने क्वेश्चन रहते हैं, कितने मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं, उनकी नेगेटिव मार्किंग होती है कि नहीं होती है, ठीक है, और कौन कौन से सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग ये देखते हैं। तो प्री एग्जाम में जो होता है वो 150 मार्क्स के पेपर होते हैं, ठीक है। 150 मार्क्स के क्वेश्चन में 100 क्वेश्चन जो होता है वो लॉ का रहता है, और 50 क्वेश्चन जो रहता है वो जीके का रहता है, ठीक है। तो 100 एमसीक्यू रहेगा वो किसका रहेगा, लॉ का रहेगा, और बाकी के जो 50 है वो जीके का रहेगा, ठीक है। 2 घंटे का पेपर होता है और 1/4 नेगेटिव मार्किंग है, मतलब अगर आपने 4 क्वेश्चन गलत किया तो 1 नंबर आपका कट जाएगा। तो इसीलिए क्वेश्चंस आप बहुत सोच समझ के अटेम्प्ट करिएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और जिसमें से सही से ज़्यादा गलत ही है तो फिर वो आपको नेगेटिव मार्किंग से क्या होगा, आपकी मेरिट पीछे चली जाएगी। इसीलिए क्वेश्चन आप कम अटेम्प्ट करिए, लेकिन जो है वो सॉलिड वाला अटेम्प्ट करिए। 150 मार्क्स में, मतलब मान लीजिए अगर 150 मार्क्स का पेपर है, अगर आपको जीके में, सॉरी लॉ में अगर आपको 91 आपने अच्छे से कर लिया, 90 and 91 क्वेश्चन आपने अच्छे से अटेम्प्ट कर लिया, और जीके में आपने 20-25 कर लिया, तो हाँ तब आप सेम जोन में हैं, आप मेरिट लिस्ट में क्लियर होगे, प्री आपका क्लियर रहेगा। अब देखिए बहुत बच्चे कहेंगे कि मैम 90, 91 ये तो बहुत ज्यादा हो गया। नहीं, लॉ का पेपर है वो इजी आता है, एपीओ का वो बहुत ज्यादा टफ नहीं आता है। अगर बेसिक चीजें आपकी क्लियर है, जैसे सेक्शंस याद है, जो बेयर एक्ट का इंडेक्स वाला पोर्शन होता है, सेक्शन, चैप्टर, केस लॉ, इलस्ट्रेशन, वो सारी चीजें आपको पता है, तो आप प्री का पेपर आराम से क्लियर कर ले जाओगे, ठीक है। जीके में थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि जीके इजी नहीं होता है, स्पेशली लॉ वाले बच्चों के लिए। वो 5 साल या फिर 3 साल वो लॉ तो पढ़ते हैं, लेकिन जीके को ध्यान देना भूल जाते हैं। इसीलिए जीके आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, चाहे आप लूसेंट पढ़िए, चाहे स्पीडी पढ़िए, चाहे क्रॉनिकल पढ़िए, लेकिन जीके का पोर्शन आपको स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। इसके लिए मेहनत भी आपको बहुत करनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि हम लोग लॉ पढ़ते पढ़ते ये भूल जाते कि हड़प्पा की खुदाई कब हुई थी, ठीक है। हम लोग जीके पढ़ना ही भूल जाते हैं, इसीलिए आपको जीके में मेहनत करनी पड़ेगी। और जिन बच्चों का जीके थोड़ा स्ट्रांग हो जाता है, उन्हीं बच्चों का पेपर भी आसानी से क्लियर हो पाता है। क्यों, क्योंकि जीके का जो रोल है वो प्री में नहीं, मेंस में भी उतना ही है, ठीक है। प्री में तो है भाई 50 नंबर का जीके आ रहा है, अगर आप इसमें 20-25 कर ले जाओगे तो आराम से आप मेरिट लिस्ट में आ जाओगे, ठीक है। तो जीके का रोल प्री में तो है ही है, प्लस मेंस में भी उतना ही है। इसीलिए आपको जीके भी पढ़ना है। लॉ, बहुत बच्चे होते हैं लॉ पढ़ लेते हैं, लॉ बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, उनका लॉ का पेपर बहुत अच्छे से क्लियर होता है, लेकिन जीके में वो मात खा जाते हैं। इसीलिए आपको लॉ और जीके मिला के कम से कम आपको 110 नंबर तो लाना ही लाना है 150 में से, और 110 के अगर आप ऊपर हैं तो आप मेरिट लिस्ट में हैं, आपका प्री क्लियर रहेगा, ठीक है। तो आप अपने पेपर ऐसा टारगेट, ऐसा प्रैक्टिस करिए कि आपका कम से कम 110 नंबर प्री में तो आ ही जाए, ठीक। अब आइए चलिए देखते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट्स जीके में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला है जनरल साइंस। जनरल साइंस में आपके फिजिक्स आ गया, केमिस्ट्री आ गया, बायोलॉजी आ गया। बहुत टफ नहीं पूछा जाता है, सब 10th स्टैंडर्ड तक की जितनी आपने साइंस पढ़ी होगी वही पूछा जाता है। कवर कहाँ से करना है आपको, लूसेंट हो गया, स्पीडी हो गया, क्रॉनिकल हो गया,
इन सारी चीजों से आपको जनरल साइंस कवर करना है और ये 8 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, 8 क्वेश्चंस जनरल साइंस से आते हैं। अब जो है करंट इवेंट ऑफ नेशनल इश्यूज कि अभी अपने कंट्री में क्या चल रहा है, करेंटली क्या हो रहा है, ठीक है, कौन से नए लॉ पास हुए, कौन से नई ट्रीटी साइन हुई है, तो इनसे क्वेश्चन जो आता है 10 क्वेश्चन इनसे आता है। अब हिस्ट्री ऑफ इंडिया में आपको छांटना पड़ेगा एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न। तो इसमें सबसे ज्यादा जो रोल होता है एंशियंट का रहता है और मॉडर्न का रहता है। ठीक है, मेडिवल में जो है वो तो जो अकबर का पीरियड है, जो मुगल एरा है, वो थोड़ा ज्यादा पूछता है, अदरवाइज बाकी का पूछता उसमें से भी है, लेकिन बाकी को ये है कि नहीं ठीक है, मेजर ऑफ द पोर्शन जो क्वेश्चन पूछते हैं वो एंशियंट और मॉडर्न से ज्यादा पूछते हैं। ये सारी चीजें आपको छांटनी है। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया भी 8 मार्क्स का आता है, 8 क्वेश्चन हिस्ट्री ऑफ इंडिया से आता है। अब आइए इंडियन नेशनल मूवमेंट से भी 8 मार्क्स के क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, नेशनल मूवमेंट्स कब कहाँ कैसे कैसे हुए, उनके लीडर्स कौन कौन से थे, ठीक है, कहाँ से इनिशिएट हुआ, क्यों इनिशिएट हुआ, ये सारी चीजें आपको पढ़ना है और इससे भी 8 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो बेसिकली ये देखा जाए तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया और इंडियन नेशनल मूवमेंट मिला के आपका मेजर पोर्शन कवर करता है, दैट इज 16 क्वेश्चन इसमें से आते ही हैं। क्योंकि अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें भी नेशनल मूवमेंट आपको कवर करना ही करना पड़ेगा, तो आपको हिस्ट्री पे ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, इसीलिए कहा गया है एंशियंट और मॉडर्न से क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं। मेडिवल में जो मुगल एरा है वहां से भी क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, बाकी उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ, लेकिन पढ़ना आपको एक बार सारा है। ठीक, फिर आइए इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स। इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स, यहां से भी आपको 8 क्वेश्चंस 8 मार्क्स के देखे जाएंगे। ठीक है, इंडियन पॉलिटी में क्या क्या कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके फीचर्स क्या क्या है, ठीक है, डीपीएसपी कहाँ कहाँ से दिया गया है, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज, डिवीजन ऑफ पावर, सेंट्रल स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट, ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएगी। अमेंडमेंट्स क्या होते हैं, इमरजेंसी कितनी प्रकार की होती है, ये सारी चीजें आपको इंडियन पॉलिटी में पूछा जाएगा। इकोनॉमिक्स में जो सर्वे है वो सारी चीजें पूछी जाएगी। ठीक है, 5 ईयर प्लान से क्वेश्चंस आते हैं, ये सारी इकोनॉमिक्स से पूछा जाएगा। अब आ जाते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड पॉपुलेशन। यूपी जुडिशरी में जो है वो सिर्फ इंडिया की ज्योग्राफी पूछी जाती है, लेकिन एपीओ में वर्ल्ड ज्योग्राफी भी पूछी जाती है। दुनिया की सबसे लार्जेस्ट नदी, ठीक है, सबसे ज्यादा कॉफी कहाँ पाया जाता है, ठीक, ये ट्राइब्स कहाँ मिलते हैं, सबसे दुनिया की सबसे ऊंची पहाड़, सबसे एकदम डीप पॉइंट, सबसे लंबी नदी, सबसे चौड़ी नदी, ये सारी चीजें जितनी भी वर्ल्ड ज्योग्राफी में है ये सब पूछा जाएगा। ठीक है, लूसेंट इज मोर देन सफिशिएंट, आप उसको पढ़ लेंगे तो चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। और वर्ड के साथ साथ अगर यहाँ पे वर्ल्ड ज्योग्राफी लिखा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इंडिया की ज्योग्राफी भूल जाएंगे, वर्ड के साथ साथ इंडिया की भी ज्योग्राफी आपसे पूछी जाएगी। ठीक है, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड पॉपुलेशन की लिटरेसी रेट कहाँ सबसे ज्यादा है, ठीक है, डेंसिटी किस स्टेट में सबसे ज्यादा है, कौन सा स्टेट लार्जेस्ट है, ठीक है, फीमेल एंड फीमेल रेशियो, किस स्टेट में ह्यूमन डेंसिटी सबसे ज्यादा कम है, लिटरेसी रेट कहाँ सबसे ज्यादा कम है, सर्वे जो बेसिकली जो सर्वे का क्वेश्चन है वो पूछा जाता है इसमें। तो जनरल साइंस से 8 क्वेश्चन आता है। ठीक है, जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों आपको अच्छे से पढ़ना है, बहुत ज्यादा डीप नहीं पढ़ना है, जो 10th स्टैंडर्ड तक आप लोगों ने पढ़ा है वही क्वेश्चन इसमें आएगा। करंट इवेंट ऑफ नेशनल इश्यूज, ये आपको जो करंट अफेयर्स की जो बुक्स होती है वहां से मिल जाएगा कि भाई अभी अपने देश में क्या चल रहा है। ठीक, हिस्ट्री ऑफ इंडिया में एंशिएंट आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, प्लस मॉडर्न अच्छे से पढ़ के जाना है। मेडिवल आपको एक बार पढ़ लेना है, मेडिवल में सिर्फ मुगल की जो एराज हैं वही इंपॉर्टेंट है। ठीक, इंडियन नेशनल मूवमेंट से भी 8 मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं, तो ये भी आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक है, इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स भी 8 मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं, इसमें 8 क्वेश्चन यहीं से आते हैं, तो ये भी आपको अच्छे से कवर करना है। वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड पॉपुलेशन भी आपको 8 मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं, तो इसको भी आपको अच्छे से पढ़ना है। तो बेसिकली ये देखा जा रहा है कि जो जनरल नॉलेज के जो पेपर्स हैं इसमें सब इक्वल बांटा गया है, 8 ये 8 ही 8 ही 8 ही 8 ही। ठीक है,
तो आप ये नहीं कर सकते कि नहीं लो हम हिस्ट्री पढ़ लें, ज्योग्राफी छोड़ दें। बहुत बच्चे हैं वो ये करते हैं कि नहीं हम जनरल साइंस पढ़ लेंगे, हिस्ट्री पढ़ लेंगे, ज्योग्राफी छोड़ देंगे। नहीं, आपको सारा पढ़ना पड़ेगा। जनरल साइंस भी पढ़ना पड़ेगा, ज्योग्राफी भी पढ़ना पड़ेगा, इंडियन पॉलिटी भी पढ़ना पड़ेगा और हिस्ट्री, नेशनल मूवमेंट भी पढ़ना पड़ेगा। आप ये नहीं कर सकते कि नहीं हम जनरल साइंस पढ़ लेंगे, हिस्ट्री ऑफ इंडिया पढ़ लेंगे, नेशनल मूवमेंट पढ़ लेंगे, इंडियन पॉलिटी पढ़ लेंगे और ये वाला पोर्शन छोड़ देंगे। नहीं, आपको इक्वली कमांड हर सब्जेक्ट पे होना चाहिए, तभी आप जाके 20 से 25 मार्क्स जीके में गेन कर पाओगे। अगर 50 नंबर का जीके आता है तो अगर आप सारे सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ेंगे तभी आपको कम से कम 20 से 25 मार्क्स सब जाके मिलेंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन तो आएगा नहीं आपको। ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि कोई बच्चा है 50 में से 40 क्वेश्चन उसको आए, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो आपको सारा पढ़ के जाना है, कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट कर ही लो, सही गलत करोगे तो फिर और आप नेगेटिव मार्क्स में चले जाओगे। तो सही कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने के लिए सारा सब्जेक्ट आपको इक्वली पढ़ना है। और जो दुनिया भर का बवाल बताते कि नहीं आप 4 सब्जेक्ट पढ़ लो उतने से हो जाएगा, तो नहीं। पेपर बनाने वाले एनफ स्मार्ट होते हैं, वो चीजें समझते हैं कि बच्चे क्या सोचते हैं, इसीलिए इसमें इक्वल डिवाइड किया उन्होंने। ठीक, अब आइए चलिए देखते हैं लॉ के पेपर में क्या क्या आता है। तो लॉ के पेपर में बीएनएस आएगा, जिसको पहले हम आईपीसी के नाम से जानते थे, अब वो बीएनएस हो गया है। ठीक है, तो वो 35 नंबर का आएगा। ठीक है, तो आईपीसी जो है बीएनएस है वो मेजर पोर्शन में आता है। ठीक है, फिर भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जिसको हम पहले इंडियन एविडेंस एक्ट के नाम से जानते थे, वहां से 25 मार्क्स से क्वेश्चन आएंगे। बीएनएसएस, ठीक है, दैट इज सीआरपीसी, वहां से भी 25 मार्क्स से क्वेश्चन आएंगे। यूपी पुलिस एंड रेगुलेशन एक्ट, यहां से 15 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। 10 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो यूपी पुलिस से आएगा और 5 मार्क्स से क्वेश्चन वो रेगुलेशन से आएगा। ठीक है, इसमें 47 सेक्शंस हैं, जो यूपी पुलिस वाला है 47 सेक्शन लगभग, और रेगुलेशन में कम से कम 500 से अधिक रेगुलेशन है। अब लोग डर जाते हैं कि अरे 500 रेगुलेशन है, मैं कहां से पढ़ूं, मैं इसको नहीं पढ़ूंगा। मोस्ट ऑफ द लोग इसको स्किप कर देते हैं, बट उसकी भी एक स्ट्रेटजी है, वो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आ जाइए बीएनएस और आईपीसी आपको कैसे कवर करना है। तो प्री के लिए एक ये रामबाण है कि आप इंडेक्स पे थोड़ा वो अपना कमांड बनाइए कि बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछते हैं। ठीक है, और वही बच्चे उसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि बहुत टफ पेपर बनाएंगे कोई कर ही ना पाए। अगर पेपर टफ भी बन रहा है तो आपको और खुश होने की बात है, मेरिट अपने आप डाउन जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, जनरली पेपर इजी बनाते हैं जो बोर्ड वाले होते हैं। जो लास्ट टाइम यूपी जुडिशरी का पेपर हुआ था उसमें भी लॉ का पेपर बहुत इजी आया था, जीके का पेपर टफ आया था। जो बच्चा लॉ के साथ साथ जीके कर ले गया उसका प्री क्लियर हो गया है। तो इसमें भी लॉ का पेपर इजी आता है, बहुत ज्यादा टफ नहीं आता है। जीके का पेपर वो टफ आता है। ठीक, तो आईपीसी या बीएनएस हो गया, उसमें आपको सेक्शंस अच्छे से कवर करना है, चैप्टर अच्छे से पढ़ना है, केस लॉज अच्छे से देखना है, इलस्ट्रेशन अच्छे से देखना है। ठीक है, जो मेन सेक्शंस हैं उनके एसेंशियल एलिमेंट्स भी आपको देखना पड़ेगा। बेसिकली प्री का क्या होता है कि जो एग्जामिनर है वो आपका सेक्शन चेक करना चाहता है, चैप्टर, ठीक है, जिसे कहते नहीं रटा रटाया ज्ञान, वो सिर्फ प्री में ही चेक होता है। मेंस में आपका रटा रटाया ज्ञान नहीं, मेंस में आपको कंसेप्चुअल नॉलेज ही चेक होता है। ठीक, अब भारतीय साक्ष्य अधिनियम, दैट इज इंडियन एविडेंस एक्ट, जिसको हम लोग पहले जानते थे, इसमें भी क्या आपको होना चाहिए, सेक्शंस पता होने चाहिए। ठीक है, केस लॉज पता होने चाहिए, इलस्ट्रेशन पता होना चाहिए। बहुत बच्चे क्या होता है इलस्ट्रेशन छोड़ देते हैं लेकिन वो प्री में पूछ लेता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें पता होना चाहिए। और ये 25, इसमें 25 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स के। बीएनएसएस और सीआरपीसी हो गया, इसमें भी आप बहुत डीप में जाके नहीं पूछेगा, क्योंकि सिलेबस इसका इतना ज्यादा वाइड है कि लोग बहुत सारे मेजर पोर्शन स्किप कर देते हैं। ठीक, आपको ऐसा नहीं करना है, आपको सारा पढ़ना है। ठीक है, सेक्शंस पढ़ना है, आपको चैप्टर्स पढ़ना है। ठीक, तो बीएनएसएस में 25 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। अब आइए जहां पे लोग मात खाते हैं वो है यूपी पुलिस एंड रेगुलेशन एक्ट। सिंपल सी बात है, यूपी पुलिस के आप सारे सेक्शंस तो एक बार पढ़ ही लो, रेगुलेशन के जितने रूल है वो कोई नहीं कवर कर पाता है। तो बेस्ट ट्रिक है लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन आप उठाओ
और उसमें देखो क्या क्या क्वेश्चंस पूछा है, उसको आप सॉल्व कर लो। बेस्ट ट्रिक, कम से कम 5 में से आपका 3 क्वेश्चन तो फंस ही जाएगा, विच इज मोर देन एनफ। 500 रूल पढ़ना ज्यादा आपको कंफर्टेबल लग रहा है कि लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना, वो आपको डिसाइड करना है। ठीक है, इतना बच्चा कोई टैलेंटेड नहीं होता है कि पूरे में से पूरा क्वेश्चन सही कर पाए। क्वेश्चन छूटते सबके हैं और गलत भी सबके होते हैं। ठीक, तो इसीलिए आपको इसमें क्या एक स्ट्रेटजी लगाना है कि पिछले 10 साल के क्वेश्चन उठा के आपको सॉल्व करना है। अब आते हैं प्री के लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स। तो सबसे पहला जो टिप्स एंड ट्रिक्स है प्री में वो ये है कि आपको सबसे जो मेजर टिप्स एंड ट्रिक्स है कि आपको एमसीक्यू जितना ज्यादा सॉल्व कर पा रहे हो आप उतना ज्यादा सॉल्व करिए। सिंगल से सॉल्व करिए, ठीक है, क्रॉनिकल से सॉल्व करिए, जितना ज्यादा हो सके आप मैक्सिमम एमसीक्यू डेली सॉल्व करने की कोशिश करिए। ठीक, पहला ये हो गया एमसीक्यू सॉल्व करना है। दूसरा जो मेजर टिप्स एंड ट्रिक्स है वो ये है आपको इंडेक्स पे कमांड करना पड़ेगा। ठीक है, जो इंडेक्स पोर्शन होता है बेयरराइट का जो इंडेक्स वाला पोर्शन वो आपको अच्छे से ध्यान में रहना चाहिए। ठीक, तीसरा जो है ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि PYQs प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो 10 साल के हैं वो आपको सॉल्व करके जाना ही जाना है, उसमें आपको कुछ नहीं छोड़ना है। अगर आप 10 साल के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेंगे तो 60% क्वेश्चन आपका वैसे ही सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, 60 क्वेश्चन पेपर, क्योंकि रिपीटेड मोस्टली क्वेश्चन रिपीटेड आते हैं, ये बात आपको कोई नहीं बताएगा, बट मोस्टली क्वेश्चन रिपीटेड आते हैं, तो 60% क्वेश्चन आपके ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे अगर आप 10 साल के क्वेश्चन पेपर अच्छे से सॉल्व करके गए हैं, उसको याद करके गए हैं। मतलब किसी भी तरीके से अगर 10 साल के क्वेश्चन में से कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आए तो उसका आंसर आपको सही आना चाहिए। तो PYQs आपका अच्छे से होना चाहिए 10 साल का, MCQ अच्छे से आपको मतलब जितना हो सके मैक्सिमम MCQ सॉल्व करिए, और इंडेक्स पोर्शन आपका अच्छे से कवर होना चाहिए। ठीक, सो ये है कुछ प्री के क्लियर करने के लिए टिप्स एंड ट्रिक्स। ठीक है, अब आते हैं मेंस के लिए कि मेंस में आपको क्या क्या करना है। ठीक, तो मेंस के एग्जाम में भी देखिए भाई बोर्ड वालों ने कोई पार्शियलिटी नहीं किया, सबको 100-100 नंबर में इक्वली डिवाइड कर दिया। ठीक है, लेकिन अब आता है इसमें ट्विस्ट, इसमें हिंदी भी आती है। ठीक है, तो जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं जिनको हिंदी लिखते समय स्पेलिंग बहुत मिस्टेक होती है, तो वो भाई आप अपनी हिंदी सुधारिए, तभी आप यूपी एपीओ क्लियर कर पाओगे। क्योंकि यहाँ पे हिंदी 20-30 नंबर का नहीं आता जुडिशरी की तरफ, यहाँ पे 100 नंबर का हिंदी आता है। मतलब देख रहे हैं मेजर पोर्शन हिंदी का कवर होता है यहाँ पे। तो अब देखिए मेंस एग्जाम में जीके 100 नंबर का आता है। ठीक है, तो वो बच्चे जो लॉ तो पढ़ते हैं लेकिन जीके थोड़ा उनकी वीक होती है, वहां इनके लिए थोड़ा नेगेटिव पॉइंट होगा, आपको अपनी जीके भी स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। हम लोग देखते हैं मेंस के पेपर में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जनरल नॉलेज आएगा 100 मार्क्स का, जनरल हिंदी आएगा 100 मार्क्स का, क्रिमिनल एंड प्रोसीजरल लॉ आएगा 100 मार्क्स का, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम है वो 100 मार्क्स का आएगा। ठीक, तो वो बच्चे जो लॉ तो अपना अच्छे से कवर कर लेते थे बट जनरल नॉलेज नहीं पढ़ते थे, उनके लिए यहाँ पे एक ड्रॉबैक है, आपको जनरल नॉलेज भी अच्छे से कवर करना पड़ेगा, तभी आप यहाँ पे 100 मार्क्स के पेपर को अच्छे से कर पाएंगे। जनरल हिंदी, आपको हिंदी आनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि अभी भी जो ट्रायल कोर्ट्स हैं वहां के जितने प्रोसीजर्स हैं सब हिंदी में ही होता है, इसीलिए इस पेपर के लिए हिंदी 100 मार्क्स के लिए रिक्वायर्ड है, मैंडेटरी है। तो वो बच्चे जिनकी हिंदी थोड़ी वीक है वो अपनी हिंदी स्ट्रॉन्ग कर लें। ठीक, क्योंकि इसमें 100 मार्क्स का हिंदी पूछा जाएगा। क्रिमिनल लॉ एंड प्रोसीजरल लॉ में क्या है कि क्रिमिनल लॉ में जो है BNS जिसको हम लोग IPC के नाम से जानते थे, BNS जिसको हम लोग CRPC के नाम से जानते थे, वो भी 100 मार्क्स का पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्या है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम जिसको हम लोग इंडियन एविडेंस एक्ट के नाम से जानते थे, वो भी 100 मार्क्स का आएगा। ठीक है, तो ये रहा अपने मेंस एग्जाम का पेपर। अब आते हैं इसमें टिप्स एंड ट्रिक्स क्या है।
ठीक है भाई, अगर आप मेंस पेपर एक अपीयर कर रहे हो तो उसके लिए इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स क्या है, तो ये है कि सबसे पहले आप अपनी जो नोट्स बना रहे हो उसको कंटिन्यूअस रिवाइज करना है। ठीक है, आपने चाहे आपके इंस्टीट्यूट से कोई नोट्स मिला है या फिर आपने खुद कोई नोट्स बनाया है, उसको आपको रेगुलर बेसिस पे रिवाइज करना ही करना है। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपको करना है डेली। अगर आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपका स्पीड नहीं डेवलप होगा, ठीक है, आपके कॉन्सेप्ट्स नहीं क्लियर होंगे और आपको ये नहीं पता चल पाएगा कि अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछा गया तो आप उसका इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, इलस्ट्रेशन, केस लॉ और कंक्लूजन कैसे लिखोगे। सो आंसर राइटिंग आपको प्रैक्टिस करना ही करना है। तीसरा जो मेन इंपॉर्टेंट है वो ये है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। 10 साल के मेंस के क्वेश्चन पेपर आप उठाइए और उसको आप सॉल्व करना शुरू कर दीजिए, उसको आप एकदम याद कर लीजिए, जिसे कहते हैं ना एकदम कंठस्थ हो गया। वो चीजें आपको यहाँ पे करनी ही करनी पड़ेगी जिससे आपको मेंस में दिक्कत ना हो। तो क्या करना है, आपको अपने नोट्स रिवाइज करना है, अपने आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखना है और जो है आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपको करना ही करना है। अब आते हैं इंटरव्यू में। तो इंटरव्यू में जनरली क्या होता है कि जो बोर्ड होती है वो आपकी नॉलेज ऑफ लॉ चेक करती है, इंटेलेक्चुअल क्वालिटीज वो चेक करती है, कैरेक्टर्स देखती है, पर्सनालिटी देखती है आपकी और प्रेजेंस ऑफ माइंड देखती है। सो आई होप आपको इस वीडियो में क्लियर हो गया होगा कि प्री में आपको क्या क्या पढ़ना है और उसकी टिप्स क्या है, मेंस में आपको क्या क्या पढ़ना है, किस सब्जेक्ट पे आपको कमांड बनाना है, क्या बच्चे क्या गलतियां कर देते हैं, वो चीजें आपको नहीं करनी है। और इंटरव्यू में आपको जा रहे हो तो कॉन्फिडेंट वे में आपको बात करना है। ठीक है, सारे सब्जेक्ट पे आपको इक्वली टाइम देना है, इक्वली प्रैक्टिस करना है। आप इसमें ये नहीं कह सकते कि नहीं हम लॉ थोड़ा सा जीके पढ़ लेते, लॉ ज्यादा पढ़ लेते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ 200 मार्क्स का ही लॉ आता है, बाकी 100 मार्क्स की जीके, 100 मार्क्स की जनरल हिंदी वो अपनी अलग आती है। ठीक है, तो सारे सब्जेक्ट्स को आपको इक्वली कमांड करना है। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपको इससे काफी हेल्प मिलेगा तैयारी करने के लिए। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।